हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के संरचनात्मक मॉडल जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो संरचनात्मक मॉडल होते हैं ये प्रोटीन के भौतिक विन्यास यानी कि फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है प्रोटीन की उसके बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी होता है यानी प्राथमिक संरचना होती है, द्वितीयक संरचना होती है, तृतीयक संरचना होती है एंड चतुर्थार्धक संरचना होती है। ठीक है, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये चार स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंपल सा अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का, क्योंकि हमने देखा था अमीनो एसिड से या फिर पेप्टाइड से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये अमीनो एसिड जो है यहाँ पे अरेंज है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स और ज्यादा मुड़ जाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं फोल्ड हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। टर्सरी के अंदर और ज्यादा फोल्ड हो जाते हैं एंड क्वार्टररी के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चेन्स होती हैं यहाँ पे। तो वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम ये दो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टर्सरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्राथमिक संरचना है प्रोटीन की, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड्स अवशेषों की रैखिक अवस्था होती है, या फिर इसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट होता है यहाँ पे अमीनो एसिड्स का। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी उसके अंदर, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो लीनियर अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना है। ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यहाँ पे। इन चेन्स को नाम दिया जाता है ए और बी श्रृंखला। ठीक है, तो ए और बी श्रृंखला में दो डाइसल्फाइड बॉन्डों द्वारा सह संयोजन रूप से जुड़े हुए हैं। और ये जो दोनों की दोनों चेन है ये दो डाइसल्फाइड बॉन्डों से आपस में जुड़ी होती है। अगर हम बात करें, ये ए चेन है, ये बी चेन है। ठीक है, ए चेन जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, ये इसकी 21 पोजीशन हो गई। ए चेन 21 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, वाइल बी चेन जो है वो 1 to 30 यानी कि ये 30 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू होते हैं एंड बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसमें देखें, जो हमने बात की थी कि यहाँ पे ये जो ए और बी श्रृंखला है वो दो डाइसल्फाइड बॉन्डों से जुड़ी होती है। तो इन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, ए चेन और बी चेन आपस में दो बॉन्ड से जुड़ी होती है। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, और इन ये जो बॉन्ड होते हैं, ये ए और बी चेन के अंदर जो बॉन्ड है इनको बोला जाता है इंटरचेन बॉन्ड। इंटरचेन यानी कि चेन के बीच में, ठीक है, या फिर श्रृंखलाओं के बीच में हम बोल सकते हैं, या फिर चेन्स के बीच में, दो चेन्स के बीच में। ठीक है, दो चेन के बीच में, या फिर इसको इंटरचेन बॉन्डिंग बोला जाता है, या फिर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो नंबर वन यहाँ पे क्या हो गया, ए चेन का 7th अमीनो एसिड, बी चेन का 7th अमीनो एसिड, यानी कि 16 अमीनो एसिड। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो हमेशा 16 अमीनो एसिड ही बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 20 पोजीशन की और 19 पोजीशन की। ठीक है, ए चेन की 20 पोजीशन जिसके ऊपर 16 है एंड बी चेन की 19 पोजीशन जिसके ऊपर भी 16 है। तो यहाँ पे सेकेंड इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग बनती है। तो ये दो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है जो कि 7th और 7th पोजीशन के ऊपर एंड 20 एंड 19 पोजीशन के ऊपर बनती है। ये ए चेन का होता है और ये जो है ये बी चेन का होता है। ये जो 7 ये पोजीशन है ये होती है यहाँ पे 7th और 7th, ये बी की हो गई, और ये ए की और ये बी की। तो ये पोजीशन होती है यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की। इसके अलावा एक तीसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ देखने को मिलता है। इस तीसरे डाइसल्फाइड बॉन्ड को बोला जाता है इंट्राचेन। इंट्रा यानी कि चेन के अंदर ही। तो ये ए चेन है, इस चेन की 6th और 11th पोजीशन के ऊपर जो 16 है वहां पे एक डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है।
तो यहाँ पे 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 2 बॉन्ड जो है वो ए और बी चेन को जोड़ के रखते हैं, और एक बॉन्ड होता है जो कि एक ही चेन के अंदर होता है, यानी कि ए चेन के अंदर होता है। तो टोटल यहाँ पे 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है एस और एस से। तो ये 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड में से एक यहाँ पे बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है ए चेन के अंदर, ठीक है। ए चेन के अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है यहाँ पे इंट्रा, और जो ए एंड बी को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं इंटरचेन। जो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आसानी से बनाया जा सकता है कि ये 2 चेन हो गई। इनमें जो बॉन्डिंग की पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करनी होती है कि इस पोजीशन के ऊपर बॉन्ड है, और साथ में यहाँ पे फर्स्ट और जो 21 हो गया, फर्स्ट एंड 30 पोजीशन हो गई। तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो एसिड्स की रेखिक व्यवस्था होती है। एग्जाम्पल इसका इंसुलिन हार्मोन हो गया। इंसुलिन हार्मोन के अंदर 2 चेन होती है, एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है। ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं, बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू होते हैं, और इनके अंदर तीन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, जिनमें से एक बॉन्डिंग ए चेन के अंदर होती है और 2 बॉन्डिंग ए और बी चेन के बीच में होती है। ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे ये ए चेन है, ये जो ब्लैक वाली है वो ए चेन हो गई यहाँ से। और इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी, जो भी अमीनो एसिड का या फिर पेप्टाइड का या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये सी टर्मिनल है इसका, और ये है इसका एन टर्मिनल, ठीक है। एक यहाँ पे क्या हो गया? सी टर्मिनल, एक हो गया यहाँ पे एन टर्मिनल। ए चेन की अगर हम बात करें, ए चेन के अंदर थे 21 अमीनो एसिड्स, तो ठीक है, 21 अमीनो एसिड्स तक है, और इसके अंदर बॉन्डिंग थी यहाँ पे 6 to 11 पोजिशन के ऊपर, ठीक है। ये वाली बॉन्डिंग होगी 6 to 11 पोजिशन, जिसको हमने बोला था इंट्रा चेन बॉन्डिंग। सेकेंड यहाँ पे हमने देखा था ए और बी चेन के बीच में, ठीक है। ए और बी चेन की अगर हम बात करें, इसके अंदर टोटल कितने होते हैं? 30 अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू देखने को मिलते हैं। 1 to 30 अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू देखने को मिलेंगे। और इन चेन्स के अंदर अब क्या होगा? यहाँ पे इन चेन्स के अंदर बॉन्डिंग होगी 7th to 7th हो गई, और एक होगी यहाँ पे 20 to 19। ये बॉन्डिंग होगी यहाँ पे इंटरचेन बॉन्डिंग। इंटरचेन बॉन्डिंग ये होगी, या फिर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ये होती है। तो ये ए और बी चेन या फिर इंसुलिन का ये स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम के अंदर जो हमने इस स्ट्रक्चर की बात की थी, ये बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी या फिर द्वितीयक संरचना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड्स की स्थानिक यानी संरचनात्मक व्यवस्था होती है, यानी कि वो जो अमीनो एसिड्स थे वो अपने आप को और ज्यादा यहाँ पे क्या कर लेंगे? व्यवस्थित कर लेंगे। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के झुकने और मोड़ने यानी कि बेंडिंग और फोल्डिंग का संकेत देती है। जो यहाँ पे सिंपली ये चेन थी वो और ज्यादा ऐसे बेंड और फोल्ड हो गई है, मुड़ गई है, झुक गई है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है। इसके बाद लाइनस एंड पोलिंग एंड कोरे, इन 3 साइंटिस्ट ने यहाँ पे बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स द्वितीय संरचना यानी कि अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेट सीटेड संरचनाएं होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 जो है स्ट्रक्चर्स या फिर 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पेपर के अंदर बहुत बार अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर इसके अंदर सिंपली सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर दोनों के दोनों ही एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये अल्फा हेलिक्स द्वितीय संरचना है, इसके अंदर क्या होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अणु के अनुदैर्घ्य अक्ष के साथ एक 3 आयामी रूप बनाती है, ठीक है। ये कैसे बनाती है? 3 आयामी रूप बनाती है। बनाने के लिए सर्पिल रूप में कुंडलित होती है। यहाँ पे सर्पिल, ठीक है, स्पाइरल शेप की, ऐसे सर्पिल शेप के अंदर कुंडलित हो जाती है, जिसमें एक संघनित होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, संघनित हो जाती है।
ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगी, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी, वो अपने आप को एक 3 आयामी रूप में बना लेती है और ये सर्पिल रूप में कुंडलित हो जाती है। अमीनो एसिड्स के आर या फिर साइड चेन जो होती है, पेचदार रीढ़ की हड्डी यानी कि हेलिकल बैकबोन, जैसे कि ये अगर हम बात करें, ये एक हेलिक्स हो गया। ठीक है, ये एक हेलिक्स हो गया जो कि सर्पिल रूप में कुंडलित है। अब इसके अंदर यहाँ पे आर चेन जो होती है, जितनी भी आर चेन होगी वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, आर चेन, ये बैकबोन हो गई इसकी, ये क्या हो गई इसकी, ये बैकबोन हो गई। और इस बैकबोन से आर चेन, जिनको साइड चेन बोला जाता है, वो बाहर की तरफ निकलती है। और ये क्या है यहाँ पे, ये है हेलिकल बैकबोन। इसके बाद जो सर्पिल है, ये जो एक स्पाइरल है, ये जो स्पाइरल बना है, ये 5.4 एमस्ट्रॉन्ग का होता है या फिर 0.54, ये 5.4 एमस्ट्रॉन्ग या फिर 0.54 नैनोमीटर का होता है। व्यास इसका 6 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है। यानी कि जो जिस स्पाइरल जो बनाया है इसने, इसका व्यास जो है वो क्या होता है, 6 एमस्ट्रॉन्ग का होता है। अंतर आणविक दूरी, यानी कि जैसे कि एक यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ पे NH प्रेजेंट है, तो इनके बीच की जो इंटर आयनिक आणविक जो दूरी है वो होती है 1.5 एमस्ट्रॉन्ग या फिर 0.15 नैनोमीटर। जो इसका एक हेलिक्स होता है, हेलिक्स में लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 3.6 अमीनो एसिड्स एक हेलिक्स के अंदर कंटेन किए जाते हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स द्वितीय संरचना होती है, जो कि 3 आयामी रूप बनाने के लिए सर्पिल रूप में कुंडलित हो जाती है। और इसके अंदर एक हेलिकल बैकबोन होती है, उससे आर चेन या फिर साइड चेन है वो बाहर की तरफ निकलती है। इसका एक सर्पिल या फिर स्पाइरल 5.4 एमस्ट्रॉन्ग का होता है, व्यास 6 एमस्ट्रॉन्ग का होता है, अंतर आणविक दूरी इसकी 1.5 एमस्ट्रॉन्ग की होती है। हेलिक्स जो है इसमें लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर है ये अमीनो एसिड्स का बना होगा, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O NH यही होंगे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस C के साथ यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे एक CH जिसके साथ R चेन लगी होती है। यही ऐसे ही स्ट्रक्चर रिपीटेड चलते रहेंगे। जैसे इसके अंदर हम देखें, CH के साथ R चेन जो कि बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही, सारी R चेन बाहर की तरफ है। इसके बाद C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O के बाद NH हो गया। इसके बाद C के साथ अगेन R चेन है, देन C डबल बॉन्ड O NH, फिर देन C के साथ R बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O NH। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर ऐसे स्पाइरल में चलता रहता है। ठीक है, ऐसे स्पाइरल में ये चलता रहता है, हेलिक्स के अंदर ये चलता रहता है। चीजें या फिर मॉलिक्यूल्स वही होंगे, CH जिसके साथ R चेन लगी होगी, C डबल बॉन्ड O होगा और NH होगा। ठीक है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे सेम यही होंगे। इस दूसरे स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें कि C डबल बॉन्ड O NH हो गया, देन C के साथ यहाँ पे R बॉन्ड लगी चेन होगी, देन C डबल बॉन्ड O NH, C के साथ R चेन होगी। वैसे ही ये सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर अगर हम देखें एक चीज और, इसके अंदर ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो NH है, ठीक है, NH है, C डबल बॉन्ड है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन है जिसको H बॉन्डिंग बोला जाता है, जो कि बहुत वीक होती है। ठीक है, यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है, जैसे कि इसको बोला जाता है इंट्रा आणविक H बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये कहाँ होती है, ये होती है हर इमाइड, इमाइड होता है NH, इसको इमाइड बोला जाता है। तो इस इमाइड हाइड्रोजन, तो इसका जो हाइड्रोजन, इसको इमाइड हाइड्रोजन बोला जाएगा। और हेलिक्स के पीछे चौथे अमीनो एसिड के इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जिसको COOH बोला जाता है, इसके C डबल बॉन्ड O से, ठीक है, इसमें से क्या है, C डबल बॉन्ड O में से और इस H के बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी, ठीक है, इसको ही बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोला जाता है। तो ये क्या होती है,
ये हर इमाइड के हाइड्रोजन और हेलिक्स के पीछे चौथे अमीनो एसिड, ठीक है, जो हेलिक्स होगा एक से चला था जैसे, और जो फोर्थ होगा, फोर्थ का जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका जो C डबल बॉन्ड O है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। H बॉन्डिंग काफी कमजोर होती है, ठीक है, ये जो H बॉन्डिंग होती है ये फेयरली वीक होती है, कमजोर होती है। इसके बाद अल्फा हेलिक्स जो है ये दो टाइप का हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा, ऐसे लेफ्ट साइड से कोइल्स चलेंगे, राइट हैंडेड में ऐसे ये राइट साइड से कोइल चलेंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड है, इनमें से जो राइट हैंडेड है वो ज्यादा स्थिर या फिर मोर स्टेबल होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अल्फा हेलिक्स सरूपण अल्फा कैरेटिन में पाए जाते हैं, ठीक है, अभी कहाँ पाए जाते हैं, अल्फा कैरेटिन्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कशुरेखियों की बहुकंकालीय संरचनाओं के प्रमुख घटक है, जैसे कि बाल हो गए, ऊन हो गई, पंख, नाखून, पंजे, सींग, कछुआ खोल हो गया, त्वचा के स्ट्रैटम कोरिन, इन सब के अंदर अल्फा हेलिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो है इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं अल्फा कैरेटिन्स की रूप में। यह रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन दोनों में पाया जाता है। जो रेशेदार यानी फाइब्रस, गोलाकार यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन, दोनों के अंदर ही देखने को मिलते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा कैरेटिन्स सिस्टीन अवशेषों से भरपूर होते हैं। अब ये जो अल्फा कैरेटीन्स होते हैं इनके अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत होते हैं, और सिस्टीन अमीनो एसिड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्डिंग होगी, और बहुत होते हैं, भरपूर होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो डाई सल्फाइड बॉन्डिंग की क्रॉस लिंकेज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। जो आसपास के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकेज बनाते हैं, जो भी आसपास यहाँ पे जो श्रृंखलाएं होंगी उनके बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक क्रॉस लिंकेज बन जाएगा। ये बंधन बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि एच बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, ये कैसे होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग मजबूत होती है और बड़ी एकजुट शक्ति प्रदान करते हैं। अल्फा हेलिक्स नियमित हो सकता है, लेकिन यह कुछ कम नियमित कोयल प्रदर्शित कर सकता है, जिनको रैंडम कोयल बोला जा सकता है, ठीक है। वैसे तो ये कैसा होता है, नियमित होता है, लेकिन कई बार कम नियमित होता है, और इस कम नियमित कोयल प्रदर्शित करता है, एंड उनको ही बोला जाता है रैंडम कोयल, ठीक है, इनको रैंडम कोयल बोला जाता है। तो अल्फा हेलिक्स अल्फा कैरेटिन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बाल, ऊन, नाखून, पंजे, सींग, कछुआ खोल, त्वचा के स्ट्रैटम कोर्नियम के अंदर देखने को मिलते हैं। ये फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में भी देखने को मिलते हैं, और कैरेटिन्स के अंदर सिस्टीन रेजिड्यू जो होते हैं, सिस्टीन अमीनो एसिड्स के जो अवशेष होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की क्रॉस लिंकेज बना लेते हैं, जो कि बहुत मजबूत होती है। और अल्फा हेलिक्स अगर कम नियमित कोइल्ड हो तो ये रैंडम कोइल्स बना लेते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हेलिक्स जो होता है, ये हमने बात की थी जो अल्फा हेलिक्स की, तो ये हेलिक्स जो है इसको ब्रेक करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इस हेलिक्स को बनाते हैं। तो हेलिक्स ब्रेकर किनको कहा जाता है, जैसे कि प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ग्लाइसिन, सेरिन एंड एस्पेरेजिन। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोलिन हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सीरिन हो गया, एस्पेरेजिन हो गया, ये अमीनो एसिड्स जो है ये कैसे होते हैं, ये हेलिक्स ब्रेकर होते हैं, हेलिक्स को ब्रेक करने के लिए प्रमोट करते हैं। और हेलिक्स प्रमोटर कौन होते हैं, जो कि बनने के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये ब्रेक करेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, और ये क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हेलिक्स प्रमोटर कौन कौन से होते हैं, एलेनिन होता है, सिस्टीन होता है एंड ल्यूसिन होता है, ठीक है। एलेनिन, सिस्टीन एंड ल्यूसिन ये हेलिक्स प्रमोटर होते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हेलिक्स ब्रेकर क्या होते हैं, या फिर हेलिक्स प्रमोटर कौन कौन से होते हैं। तो हेलिक्स ब्रेकर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्रोलिन होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलिन होगा, ग्लाइसिन, सीरिन एंड एस्पेरेजिन होगा। एंड हेलिक्स प्रमोटर होते हैं जो कि बनाने में हेल्प करते हैं, एलेनिन, सिस्टीन एंड ल्यूसिन। इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, बीटा प्लेटेड सीट संरचनाएं, ठीक है। बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये एक विस्तारित संरचना होती है, जिनमें प्रोटीन अगल बगल पड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनता है।
आसन्न पॉलीपेप्टाइड के एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है या तो विपरीत दिशाओं में चलती है, ठीक है, या तो ये विपरीत दिशाओं में चलेंगी। जैसे कि हमने बात की थी किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अगर ये ऐसे है और या ये फिर ऐसे है एन सी और सी एन, ये क्या होगा यहाँ पे विपरीत अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। एन से सी टर्मिनल जैसे एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट होंगी यहाँ पे, ठीक है। एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट के अंदर क्या होगा, ये विपरीत दिशा में होगी। जैसे कि यहाँ पे एन टर्मिनल है, यहाँ पे सी है, इसका यहाँ पे सी है तो इस साइड क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल हो जाएगा। तो ये जब चली है एन और सी टर्मिनल ये है, और इसके अंदर अगर हम देखें एक ही दिशा में समांतर बीटा प्लेटेड शीट अगर होती है तो उनको पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट के अंदर इधर साइड एन हो गया, इधर साइड सी हो गया, सी हो गया और एन हो गया। इस साइड एन और एन दोनों एक ही साइड है, तो ये कैसी होती है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट हो सकती है। तो ये बीटा प्लेटेड शीट दो टाइप की होती है, या तो ये पैरेलल हो सकती है या तो ये एंटी पैरेलल हो सकती है। अगर ये पैरेलल है तो जो टर्मिनल्स हैं, जो एन और एन टर्मिनल है या फिर सी और सी टर्मिनल है, वो एक ही साइड में होंगे, एक ही दिशा में चलेंगे या फिर। और अगर ये एंटी पैरेलल है तो ये विपरीत दिशाओं में चलेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। एक एन चल रहा है तो दूसरा यहाँ पे सी होगा। ये यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर है डिटेल में। जैसे चीजें वही होंगी जो हमने बात की थी अमीनो एसिड के अंदर, लाइक CH के साथ R चेन हो गई, C डबल बॉन्ड O हो गया, देन NH हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया। चीजें वही है सारी की सारी यहाँ पे, लेकिन सिर्फ बदल क्या गया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट बदल गया है। तो इसमें अगर हम देखें पैरेलल में N और N टर्मिनल एक ही साइड है, और एंटी पैरेलल के अंदर N और C टर्मिनल है, ठीक है। तो ये होती है पैरेलल और एंटी पैरेलल शीट। इसके अलावा यहाँ पे जो ये NH और C डबल बॉन्ड O है, ये एक चेन ये थी, एक चेन ये है, तो ये दो चेन्स के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड होता है जिसको इंटरचेन बॉन्ड बोला जाता है। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड 3.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। आसन्न अमीनो एसिड अवशेषों के संबंध में अमीनो एसिड्स को 180 डिग्री में घुमाया जाता है। आसन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के इमाइड हाइड्रोजन, ठीक है, NH यानी इमाइड हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के बीच में अंतर आणविक H बॉन्ड यानी कि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। फिर इंटर चेन हमने बोला था, इंटर चेन होगी, दो चेन के बीच में होगी, या फिर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटर आणविक H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सिस्टीन अवशेष यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिस्टीन अवशेष नहीं होंगे, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड संबंध यानी कि डाइसल्फाइड लिंकेज भी नहीं बनेगी। रेशम के रेशों के फाइब्रोइन प्रोटीन के अंदर बीटा प्लेटेड शीट संरचनाएं पाई जाती है जिनमें 6 अमीनो एसिड अवशेषों का दोहराव होता है। 6 अमीनो एसिड में ग्लाइसिन, सेरिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ये 6 अमीनो एसिड है जो कि 6 आए फिर 6 आए फिर 6 आए, ऐसे रिपीटेशन में चलते रहते हैं, ठीक है। इन रेशम के रेशों के अंदर ये ऐसे रिपीटेशन के अंदर 6 अमीनो एसिड्स का दोहराव होता है। इसके अलावा ये स्पाइडर वेब फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलॉन, ऑर्लोन और इसके अलावा एंटीबॉडी में भी पाया जाता है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स की, तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स की दूरी होती है श्रृंखला के अंदर वो 3.5 एंगस्ट्रॉम की होती है, और यहाँ पे कोई भी सिस्टीन रेजिड्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं बनती। इसके अलावा इमाइड हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के बीच में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और रेशम के रेशों के अंदर 6 अमीनो एसिड्स की रिपीटेशन चलती है, दोहराव चलता रहता है। और इसके अलावा स्पाइडर वेब फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नाइलॉन और लोन एंड इसके अलावा एंटीबॉडीज में भी पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।